नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टूडेंट गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में। भारत के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत के स्थिति विस्तार कितने हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत की सीमाएं कितनी है, कौन सा राज्य कितनी सीमा बनाता है, कौन सा पड़ोसी देश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, ये सब चर्चा करेंगे आज हम इस क्लास में। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, वही फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत का नामकरण। सबसे पहले अगर हमें किसी के बारे में, जैसे कि हम क्लास में भी पूछते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अगर इंट्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले उसका नाम ही पूछते हैं। सबसे पहले अगर कोई बताएगा तो अपना नाम ही बताएगा। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं मंजू चौधरी, तो सबसे पहले भारत का नामकरण पढ़ेंगे हम। उपमहाद्वीप, भारत को क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप। क्यों बोलते हैं? 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण। नॉर्मल क्वेश्चन है और पूछा जाता है एग्जाम में, भारत को उपमहाद्वीप क्यों बोला जाता है? 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण। आर्यावर्त, भारत का एक प्राचीन नाम आर्यावर्त। आर्यावर्त क्यों बोला गया? आर्यों का निवास था इसलिए। भारतवर्ष, भारत का भारत नाम कैसे पड़ा? राजा भरत के नाम पर। किसके नाम पर? राजा भरत के नाम पर। एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए प्राचीन समय में हमारे भारत में, उनका नाम था भरत और उनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप नाम कहाँ मिलता है? हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में प्रयोग किया गया हमारे देश के लिए। जम्बू द्वीप। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ईरान के जो लोग आते थे, ईरान के लोग स का उच्चारण किस तरह से करते हैं? स को है बोलते हैं। जैसे सिंधु नदी को हिंदू नदी, तो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। इसी आधार पर देश का नाम उन्होंने क्या, उनके हिसाब से क्या हो गया? हिंदुस्तान। सिंधुस्तान यानी जो लोग सिंधु के चारों ओर रहते हैं उसको उन्होंने क्या बोला? हिंदुस्तान। तो ईरान के लोग स का उच्चारण है की तरह करते थे, सिंधु को हिंदू बोलते थे, इसलिए सिंधु के चारों ओर जो लोग रहने वाले हो गए उनको उस जगह को क्या बोलने लगे? हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी। इंडिया, इंडिया की उत्पत्ति ये देखिए, उत्पत्ति कैसे हुई? ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई। एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो पूछ लिया जाता है कि इंडिया की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, किस शब्द से हुई? ग्रीक भाषा के इंडोस शब्द से। और यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा देश को इंडिया कहा। यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? इंडस तथा देश को क्या कहा? इंडिया। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद का जो पहला है अनुच्छेद, उसमें भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत के नाम उपमहाद्वीप क्योंकि 3 ओर से समुद्र से घिरा है। आर्यावर्त, आर्यों का निवास होने के कारण। भारतवर्ष, राजा भरत के नाम पर। जम्बू द्वीप, हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में प्रयोग किया गया। हिंदुस्तान, ईरान के लोग स का उच्चारण है की तरह करते थे, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, इसलिए सिंधु के चारों ओर जो लोग बसेंगे उसे सिंधुस्तान कहने के बजाय हिंदुस्तान। इंडिया, उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, इंडोस से हुई शब्द से। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा देश को इंडिया कहा। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब देखिए भारत की स्थिति एवं विस्तार देखते हैं। भारत की स्थिति क्या है, भारत का विस्तार क्या है? भारत की स्थिति ग्लोब में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। देखिए अपन इसको ऐसे देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा जो समय रेखा आती है, ग्रीनविच रेखा, ये पृथ्वी का उत्तर हो गया, ये दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो हमारे भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पे है। तो ये उत्तर और ये पूर्व, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे बोल देंगे दक्षिणी गोलार्ध।
अब भाई जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है वो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है वो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, और जो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है वो हो जाएगा ये पूरा पूर्वी गोलार्ध, ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के तो सापेक्ष आ गया उत्तरी गोलार्ध, और अगर ग्रीनविच रेखा की दृष्टि से हम देखें तो पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कौन सी जगह हो गया ग्लोब में या पृथ्वी में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति ग्लोब की दृष्टि से या पृथ्वी की दृष्टि से हम देखें तो कौन सी है? उत्तरी पूर्वी भाग में है भारत। अब देखिए भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है। भारत कौन से अक्षांश के मध्य स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है भारत, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अभी मैंने बताया पूर्वी गोलार्ध में है तो देशांतर कौन से आएंगे? पूर्वी। और अगर भूमध्य रेखा की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है तो अक्षांश कौन से आएंगे? उत्तरी। भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और विश्व के कुल का कितना है? 2.43%। तो भारत की स्थिति ग्लोब एवं पृथ्वी में कौन सी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है भारत। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल का कितना है? 2.43%। ये तो हो गई भारत का नॉर्मल स्थिति एवं विस्तार। अब आइए हम इसे मैप में देखते हैं। अब देखिए मैंने मैप बनाया है और अच्छी तरह से सब चीज़ें दर्शाई है, पर ये एक साथ स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा। तो मैं इसकी जो क्लासों की जो ये नोट्स होते हैं इनको अब टेलीग्राम पे PDF के रूप में उपलब्ध करवा रही हूँ, तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और जितनी भी हम क्लासेस डेली लेते हैं उनके नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। पहले वालों के अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, और जो भी अब कंटिन्यू अपलोड की जाएगी उनके डेली अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो ऐसे हम रीड कर लेते हैं एक बार, बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स अच्छे से देख लीजिएगा इनको। ये देखिए इसमें भारत का उत्तरतम जो बिंदु है वो है इंदिरा कोल। कहाँ है ये? लद्दाख में। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में देखिए पहले हम इसको एक बार पूरे को देख लेते हैं। फिर इधर देखिए पूर्वोत्तर जो बिंदु है वो है किबिथु। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और इधर गौहर माता गुजरात में। तो ये जो पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्व से जो पश्चिम विस्तार है भारत का वो कितना है? 2,933 किलोमीटर। और उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है वो कितना है? 3,214 किलोमीटर। ये तो हो गया उत्तर दक्षिणी विस्तार, हो गया पूर्व पश्चिम विस्तार। उसके बाद में देखिए जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु माना जाता है मुख्य भूमि का, वो तो है केप कैमोरिन। कहाँ? कन्याकुमारी में, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। आप इसे पार्सन पॉइंट बोल सकते हैं, आप इसे पिग्मेलियन पॉइंट बोल सकते हैं। ये कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार में। जो 2004 में एक सुनामी आई थी उसकी वजह से इसका बहुत बड़ा भाग पानी में डूब गया। इसकी स्थिति क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट। तो भारत की जो मुख्य भूमि की जो है वो तो है 8 डिग्री 4 मिनट, और उसके बाद में अंडमान एवं निकोबार की आ जाएगी 6 डिग्री 4 मिनट। तो इधर देखिए ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप आ जाएगा। इधर बंगाल की, भारत की जो है यहाँ हिंद महासागर फैला है, इधर अरब सागर आ जाएगा, इधर बंगाल की खाड़ी आ जाएगी। ये देखिए मैप देख लीजिए आप, बाद में आपको नोट्स के रूप में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। इधर देखिए, इधर से शुरू करते हैं। पाकिस्तान की भारत से कितनी सीमा लगती है? 3,323 किलोमीटर। उसके बाद में अफगानिस्तान की कितनी सीमा लगती है भारत से? 106 किलोमीटर। देखिए ये सीमा डायरेक्टली नहीं लगती, क्योंकि जो ये भाग आ गया भारत का इधर वाला, इस पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया इस पे, तो ये LOC में आता है अभी भी
डायरेक्टली सीमा नहीं लगती अफगानिस्तान की, इसे डुरंड रेखा बोलते हैं। तो अफगानिस्तान की कितनी सीमा लगेगी? 106 किलोमीटर। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर। रेडक्लिफ रेखा जो सर रेडक्लिफ ने निर्धारण की थी, जो विश्व की ऐसी सीमा है जिसको पेन से निर्धारित किया गया था कागज पे, और ऐसी भी है जो रात को चमकती है, यानी उजाला इस पे पूरी पे लाइट लगाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के नापाक इरादों का मालूम नहीं कब क्या कर दे। तो उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये चीन आ गया। चीन की कितनी सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर। नेपाल की 1751 किलोमीटर। उसके बाद में भूटान की कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। बांग्लादेश की कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। और ये म्यांमार की कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा लगती है भारत के साथ? बांग्लादेश की। उसके बाद में चीन की, उसके बाद में पाकिस्तान की। ये मैप आपको अच्छे से नोट्स में जो PDF मिलेगी उसमें अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दी है उससे। देखिए विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। पहला किसका है फिर? रूस, कनाडा, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत अपने भारत में पाई जाती है? 17.5%। भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे कौन है? चीन। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान हो जाएगा भारत का? 7वां। रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद में। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 17.5%। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का जो समय निर्धारित किया गया है, भारत को एक ही मानक समय रेखा है हमारी, कई देशों में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि रूस में 7 है। तो भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 5 राज्यों में से गुजरती है ये। कौन कौन से में से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत का समय ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, या तो आपको ऐसे पूछ लेंगे, अगर डीपली में जाते हैं तो आपको टाइम दे के पूछ लेंगे कि अगर लंदन में इतना बज रहे हैं तो भारत में उस समय क्या टाइम होगा। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसमें से फिर 5.5 घंटे आप उसमें आगे कर दो, तो ग्रीनविच से कितना आगे हैं? 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 5 राज्यों में से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। देखिए मैप में दर्शाया है, ये भी पूरा नहीं आएगा, आप इसके लिए भी आपको नोट्स देखने पड़ेंगे। IST भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों में से यूपी, MP, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ऐसा स्थान जहां पे दोनों रेखाएं मिलती है, कौन कौन सी? कर्क रेखा और ये समय मानक रेखा, छत्तीसगढ़। भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण कहाँ से किया जाता है? नैनी स्थान है प्रयागराज में, यूपी में, वहां से किया जाता है। कई बार पूछ लिया गया है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था तो इलाहाबाद आ जाता था, कभी इलाहाबाद देके पूछ लिया जाता, तो कभी नैनी और ब्रैकेट में इलाहाबाद। तो कहाँ से निर्धारण किया जाता है? नैनी प्रयागराज से। उसके बाद में आप देखिए कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में, कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में। और देखिए आप इसके IST जो भारतीय मानक समय रेखा है, इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और कि इसकी सबसे कम लंबाई कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई तो पाई जाएगी कर्क रेखा की, और सबसे कम लंबाई भारतीय समय मानक रेखा की। भारतीय समय मानक रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई छत्तीसगढ़ में।
अब देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों में से गुजरती है। कई बार पूछा जाता है इनसे संबंधित क्वेश्चन, कौन से 4 राज्य, 3 राज्य आपको ये दे दिए जाएंगे, एक दूसरा दे दिया जाएगा, या 3 दूसरे या एक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए इनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें से दोनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो समय मानक रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई छत्तीसगढ़, सबसे कम एमपी। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई एमपी, सबसे कम राजस्थान में। कर्क रेखा की सबसे नजदीक शहर जो कौन सा है, वो कौन सा है? रांची, झारखंड। IST एवं कर्क रेखा मैंने आपको बताया था 2 राज्य ऐसे जिनमें से दोनों रेखाएं गुजरती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये तो हो गई हमारे भारत से जो रेखाएं गुजरती है उनकी बात। तो भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ये भारत को लगभग समान 2 भागों में विभाजित करती है। अब देखिए जलवायु कौन सी पाई जाती है हमारे भारत में? मानसूनी जलवायु। कर्क रेखा द्वारा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत को उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी भारत को उष्ण कटिबंध, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के ज्यादा नजदीक आ गया। तो भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु। कर्क रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के ज्यादा नजदीक आ जाता है। इसलिए आप देखिए उधर समुद्र तट है, वहाँ जैसे कि अधिकतर मौसम समान सा रहता है। अपने इधर राजस्थान में इनमें सर्दी भी खतरनाक पड़ती है तो गर्मी भी खतरनाक पड़ती है। अब देखिए भारत की लंबाई और चौड़ाई। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर जो हमने अभी मैप में देखी। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। और पूर्वोत्तम जो बिंदु है वो इंदिरा कोल लद्दाख में। दक्षिणतम वैसे तो मुख्य भूमिका तो कन्याकुमारी में हो जाएगा। और अगर ऐसे पूछे तो इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ? अंडमान एवं निकोबार में। इधर गौरमाथा गुजरात और उधर किबिथू अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों समेत कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। कई बार पूछी जाती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फिर भी पूछे जाते हैं। भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर, क्योंकि 15,200 स्थलीय सीमा हो गई, 7,516 कौन सी हो गई? तटीय सीमा हो गई। तो स्थलीय सीमा 15,200, तटीय सीमा 6100, कुल तटीय सीमा 7,516 और कुल सीमा 22,716। देखिए स्थलीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं? 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। समुद्री सीमा 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश। पश्चिमी तट की सीमा बनाने वाले राज्य। अब देखिए ये पश्चिमी तट क्या है, इसे हम समझते हैं थोड़े मैप के द्वारा। जैसे कि ये हमारा भारत का प्रायद्वीप आ गया, जिसके 3 ओर समुद्र है। ये जो तट है इसे बोलेंगे पश्चिमी तट। ये जो तट है इसे बोलेंगे पूर्वी तट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो पूरा पानी पाया जाता है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप की, और इसको जो भारत का ये जो क्षेत्र आ जाता है इसे बोल देते हैं भारतीय प्रायद्वीप। तो इसे बोलते हैं पश्चिमी तट, उसे बोलते हैं पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट से कौन कौन से सीमा राज्य बनाते हैं? देखिए पश्चिमी तट की सीमा बनाने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। आप उत्तर से दक्षिण आओ पश्चिमी तट पर, हो सकता है क्रम भी पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण क्रम या दक्षिण से उत्तर क्रम। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पूर्वी तट की सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऐसे के ऐसा रखा गया है क्रम में, आपको क्रम पूछा जा सकता है।
समुद्री सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। ऐसे कौन से राज्य जो समुद्री सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं? गुजरात पाकिस्तान से तो बनाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री सीमा बनाता है। पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश से, और इधर समुद्र से भी सीमा बनाता है। तो समुद्री सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य गुजरात और पश्चिम बंगाल। पूर्वी तट की सीमा बनाने वाले राज्य हो गए पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिमी तट की सीमा बनाने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल। अब देखिए, भारत के समुद्री तटीय राज्य संघ शासित प्रदेश, कई बार आपको अगर हो सकता है, वैसे तो नाम ही देते हैं अधिकतर, कौन सा ज़्यादा बनाता है कौन सा कम बनाता है, पर हो सकता है ज़्यादा डीपली जाके पूछे तो आपसे लंबाई पूछ ली जाए। तो अरजी क्या है हम देख लेते हैं। बाकी सब कुछ आपको नोट्स में मिल ही जाएगा, अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इनको, चाहे तो आप क्लास को रिवाइज करके सुन सकते हैं, या आप लिख भी सकते हैं। अगर लिखो तो सबसे अच्छा, क्योंकि कोई भी चीज़ लिखी हुई ज़्यादा याद होती है। अब देखिए, अंडमान एवं निकोबार, अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ऑल ओवर हम लेते हैं तो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा किसकी है, तटीय सीमा किसकी है? अंडमान एवं निकोबार की। कितनी है? 1962 किलोमीटर। और अगर हम केवल राज्यों में लेते हैं तो किसकी है? गुजरात की। कितनी है? 1214.70 किलोमीटर। उसके बाद में देखिए आंध्र प्रदेश की कितनी है? 973.70 किलोमीटर। तमिलनाडु की कितनी है? 960.90 किलोमीटर। महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर। केरल 569.70 km। ओडिशा 457 किलोमीटर। कर्नाटक 280। पश्चिम बंगाल 157। लक्षद्वीप 132। गोवा 151। पुदुचेरी 31.60 और दमन व दीव 27.20। तो देखिए, अगर ऑल ओवर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी है? अंडमान एवं निकोबार की। अगर बात करें राज्यों की, कई बार पूछा गया है, राज्यों में तटीय सीमा सर्वाधिक किस राज्य की है? गुजरात की। अब देखिए, केवल राज्यों के संबंध में देखते हैं हम, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। समुद्री सीमा घटते क्रम में, इसका मतलब होता है ये जिस तरफ इसका बड़ा मुंह खुलेगा उसकी बड़ी होगी। तो सबसे ज़्यादा गुजरात, उसके बाद में आंध्र प्रदेश से कम तमिलनाडु से कम महाराष्ट्र से कम केरल, इनको दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है। अब ऐसे राज्य जो ना तो समुद्री सीमा बनाते हैं, और वैसे ऑल ओवर सबसे कम समुद्री सीमा देखें तो किसकी हो जाती है? दमन व दीव की। कितनी हो जाती है? 27.20। और अगर राज्यों में देखें तो सबसे कम किसकी हो जाएगी? गोवा की। ऐसे राज्य जो ना तो समुद्री सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी मध्य के राज्य जो किसी से सीमा नहीं बनाते, कौन कौन से ऐसे राज्य? हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये किसी से सीमा नहीं बनाते क्योंकि ये मध्यवर्ती राज्य हैं। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है? कई बार पूछ लिया जाता है, मैंने आपकी सुविधा के लिए दे दिया है, 876 किलोमीटर दूर। तो ऐसे राज्य जो ना तो समुद्री बनाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। देखिए, ये सब चीज़ें याद रखने के लिए जरूरी होता है आपको मैप आना। आप मैप ले आइए दुकान से और उनको 5-10 दिन रेगुलर उनमें भरिए कि ये राज्य यहाँ, ये यहाँ, तो ये अपने आप सब माइंड में फिक्स हो जाएगा। और सिर्फ मैप याद होने से आपके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ज्योग्राफी के तो कि आपको मैप से याद हो जाते हैं और फिर आप उन्हें भूलते भी नहीं है। आप रट्टा नहीं मारना, उनको मैप में भरो और उनको समझना, इससे अच्छी तरीके से याद होगा। तो ऐसे राज्य जो ना समुद्री सीमा बनाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अगर आपको मैप आता है तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट जिसे पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा से कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। अब देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य, सबसे छोटे राज्य, वैसे राज्य है कितने? पहले 29 थे, अब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद में MP, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में उत्तर प्रदेश। पहले सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश, उसके बाद में इससे छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया और अब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो गया? राजस्थान। सबसे छोटे राज्य गोवा,
सिक्किम, गोवा तो इतना सा है तो सबसे छोटा वही रहेगा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। देखिए जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत में कुल जिले लगभग 734 है। सबसे बड़े जिले, सबसे छोटा जिला अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे छोटा जिला कई बार पूछा गया है, सबसे बड़े जिले भी पूछे गए हैं। इनका क्रम देखकर आपको पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला, कहाँ, गुजरात में। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ, कच्छ का रण, कच्छ का जिला कहाँ, गुजरात में। उसके बाद में लेह, लेह कहाँ है, लद्दाख में, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर से अलग किया गया है जिसे। उसके बाद में जैसलमेर और बाड़मेर, ये कहाँ है, ये हमारो राजस्थान में। तो अपनो राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जो बड़े हैं, और तीसरे और चौथे नंबर पे आते हैं भारत में जैसलमेर और बाड़मेर। दोरू की जो नगरी होती है वो तीसरे नंबर पे आती है। सबसे छोटा जिला माहे जिला कहाँ है, केरल में स्थित है, और पुदुचेरी का जिला है ये। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से में, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद में देखिए सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, राजस्थान। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागालैंड। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। जबकि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, लक्षद्वीप। ये क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है। देखिए ये नोट किया है मैंने यहाँ पे। एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में है, कौन सा, पुदुचेरी। कौन कौन से राज्यों में है, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ये 3 राज्यों में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया, जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली हो गया, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा कौन सा हो गया, लक्षद्वीप। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, राजस्थान की। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, नागालैंड की। सबसे बड़ा जिला कच्छ, कहाँ, गुजरात में। उसके बाद में लेह, कहाँ, लद्दाख में। उसके बाद में जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे छोटा जिला माहे जिला पुडुचेरी का है, किस में स्थित है, केरल में स्थित है। अब देखिए हम बात करते हैं भारत के पड़ोसियों की। भारत के पड़ोसी कौन कौन है, उनसे कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। कई बार आपको राज्य दे देंगे, ये राज्य कौन कौन से देश के साथ सीमा बनाता है। ऐसा कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य, भारत के पड़ोसी कितने हैं, 7 देश, जिनकी सीमा भारत से लगती है। सबसे ज्यादा किस देश की लगती है, बांग्लादेश की। कितनी लगती है, 4096.7 किलोमीटर। कितने राज्य बनाते हैं बांग्लादेश के साथ सीमा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको 3 ओर से घेर रखा है, किसने, बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा सीमा लगती है पड़ोसी देशों में से भारत के साथ, कितनी, 4096.7 किलोमीटर। कितने राज्य सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। उसके बाद में देखिए चीन, चीन की कितनी सीमा लगती है, 3488 किलोमीटर। चीन की और भारत की जो सीमा है उसे क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सीमा बनाते हैं चीन के साथ, 5। कौन कौन से, देखिए आप, लद्दाख, उसके बाद में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितनी सीमा लगती है चीन के साथ, 3488 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। भारत और चीन की जो सीमा है उसे क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। उसके बाद में देखिए जो सबसे जबरदस्त पड़ोसी है, पड़ोसी के नाम पे कलंक है, जो नापाक इरादे रखता है, पाकिस्तान। इसकी कितनी सीमा लगती है भारत के साथ, 3323 किलोमीटर।
इसके और भारत के बीच में जो रेखा है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। सर जो थे रेड क्लिफ, उन्होंने निर्धारण किए थे पेन और कॉपी से। तो विश्व की ऐसी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसका निर्धारण पेन से किया गया, कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। और ये ऐसी है जो रात को जिस पे उजाला रहता है, क्योंकि लाइटें लगाई गई है, पता नहीं कब दगा कर दे वो। 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात अगर आप उधर से लो तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कितनी सीमा लगती है पाकिस्तान की? 3323 किलोमीटर। उसके बाद में देखिए आप नेपाल। नेपाल की कितनी सीमा लगती है? 1751 किलोमीटर। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। देखिए जो 2 देशों के बीच में जो पिस्ता अधिकतर बोलते हैं कि जो 2 शक्तिशाली देश होते हैं उनके बीच में जो छोटा मोटा देश उससे बोलते हैं बफर स्टेट। नेपाल वही है, नेपाल हुआ, ये भूटान हुआ, ये क्या है? बफर स्टेट है। तो नेपाल को क्या बोलते हैं? बफर स्टेट है। पूछ लिया जाता है भारत और चीन के बीच में कौन सा बफर स्टेट है? नेपाल। 1751 किलोमीटर। इसको दोनों से फायदा ही फायदा है। भारत से रूस से तो चीन के पास चला जाता है, चीन से रूस के भारत के पास आ जाता है। 5 राज्यों के साथ सीमा बढ़ाता है ये, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड के साथ। उसके बाद में देखिए म्यांमार, बर्मा जिसे बोलते थे प्राचीन समय में, इसके साथ कितनी सीमा लगती है? 1643 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ सीमा बढ़ाता है ये? 4 राज्यों के साथ। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। उसके बाद में देखिए भूटान। भूटान के साथ कितनी सीमा लगती है अपनी? 699 किलोमीटर। कितने राज्य? 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। उसके बाद में बचता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अब इसी प्रेजेंट टाइम हमारी डायरेक्ट सीमा नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है हमारे उस उधर वाले जम्मू कश्मीर पे। तो 106 किलोमीटर लगती है, जिसे डूरंड रेखा बोलते हैं। और किससे लगती है? लद्दाख से। तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। 4 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले देश म्यांमार और भूटान। और अफगानिस्तान की एकमात्र से लगती है, किससे? लद्दाख से। देखिए सबसे ज़्यादा सीमा किस देश की लगती है? बांग्लादेश की। कितनी? 4096। सबसे कम किस देश की लगती है? अफगानिस्तान की। कितनी? मात्र 106 किलोमीटर। 3 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 2 देशों से सीमा बनाने वाले असम और उत्तराखंड। बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य असम। और बांग्लादेश से 3 और से घिरा राज्य कौन सा? त्रिपुरा। तो ये हो गए हमारे भारत के पड़ोसी। अब देखिए सीमा, समुद्र में भी सीमा निर्धारित की जाती है कि आपका जो अधिकार है कितने किलोमीटर तक रहता है। तो आइए देखते हैं सामुद्रिक सीमा। अब देखिए समुद्री सीमाओं के निर्धारण के लिए संधि जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉज ऑफ सी कब की गई? 1982 में। शॉर्ट में ये नाम आपको देके पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। या समुद्री सीमाओं के निर्धारण के लिए कौन सी संधि? उसके लिए आपको इतना बड़ा नाम तो देंगे नहीं, शॉर्ट वाला ही देंगे। वो 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉज ऑफ सी। सामुद्रिक सीमा क्षेत्र कितना? 12 नॉटिकल मील। ये नॉटिकल मील क्या होती है? ये समुद्र को जो सीमा की जो मापने की जो इकाई होती है समुद्री मील। आप इसे समुद्री मील भी बोल सकते हैं, आप इसे नॉटिकल मील भी बोल सकते हैं। 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.8 किलोमीटर होता है। समुद्री सीमा मापने की इकाई नॉटिकल मील। समुद्री सीमा क्षेत्र 12 नॉटिकल मील। किसी भी देश को संपूर्ण अधिकार होता है यहाँ पे। जैसे कि अपने देश की जो तटीय सीमा है उससे लेके आप 12 नॉटिकल मील तक समुद्र में आपको संपूर्ण अधिकार है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका पूरा अधिकार वहाँ पे है। उसके बाद में देखिए संलग्न सीमा क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक।
वास्तविक कितना होता है 12 नॉटिकल मील, क्योंकि 12 नॉटिकल मील तो वो कट गई जो समुद्री सीमा क्षेत्र की, जहाँ पे आपको संपूर्ण अधिकार है। उसके बाद में आगे 12 नॉटिकल मील यानी 24 नॉटिकल मील तक आपको सीमा शुल्क वसूली अधिकार, वित्तीय अधिकार और प्रदूषण नियंत्रण अधिकार, ये अधिकार दिए जाते हैं 24 नॉटिकल मील तक, यानी वास्तविक में तो 12 नॉटिकल मील। उसके बाद में देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, वास्तविक में कितना है, क्योंकि 24 नॉटिकल मील वो कट गई 176, 200 में से आप 24 माइनस कर दो, उस 24 में से 12 माइनस कर दो। संसाधनों का सर्वेक्षण तथा दोहन का अधिकार है आपको, कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार है आपको, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का अधिकार है आपको। आप यहाँ सीमा शुल्क वसूल नहीं कर सकते, आप यहाँ अपने वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकते हैं, कृत्रिम द्वीप बना सकते हैं, संसाधनों का सर्वेक्षण तथा दोहन का अधिकार है आपको। तो देखिए समुद्री सीमाओं के निर्धारण के लिए संधि कब की गई थी, 1982 में। संधि का नाम वैसे अगर आपको शॉर्ट में पूछे तो UNCLOS, और ऐसे पूछे तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉज ऑफ सी। सामुद्रिक सीमा क्षेत्र 12 नॉटिकल मील, संलग्न सीमा क्षेत्र 24 नॉटिकल मील, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, जो वास्तविक में कितनी है 176 किलोमीटर। ये हो गया अपने भारत का सामान्य परिचय, नॉर्मल इंट्रोडक्शन। भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत को किन किन नामों से बोला जाता है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत की पृथ्वी में स्थिति क्या है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत की जलवायु कैसी है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत के कौन से राज्य कितनी समुद्री सीमा बनाते हैं, कितने पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, सामुद्रिक सीमा कितनी है, भारत में कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा छोटा है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ये जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो भी एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट से हमने सब कुछ पढ़ लिया है हमने रास्ता इस भारत के सामान्य परिचय में। अब देखिए भारत के जो इम्पोर्टेंट है कुछ और जो वो भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या क्या राष्ट्रीय पक्षी मोर, नॉर्मल क्वेश्चन है और अभी मुझे याद नहीं कौन से एग्जाम में पर पूछा गया था कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय गान किसने लिखा, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारे देश की राजभाषा क्या है, हिंदी। देखिए हमारे देश की राजभाषा ही है हिंदी, इसको राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है। मानते हैं कि अधिकतर राज्यों में हिंदी बोलते हैं, भारत के अधिकतर हिंदी भाषी राज्य हैं, पूर्वोत्तर वाले राज्य ही हैं अधिकतर जो हिंदी भाषा जो पूर्व में जो राज्य हैं वही, बाकी पूरे भारत में हिंदी नहीं बोली जाती, इसलिए ये सिर्फ राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। तो हिंदी क्या है, राजभाषा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है हिंदी को अभी तक। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, जो हमने ये लिपि लिख रखी है ये कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गांगेय डॉल्फिन, और राष्ट्रीय पशु बाघ, और राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, हाथी। वैसे तो देखिए अगर आप ऐसे भी और भी आते हैं कि राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय पोशाक जो जोधपुरी जो पोशाक आती है वो, पर जो अधिकतर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ दे दिए हैं। यह था हमारे भारत का सामान्य परिचय। हम ज्योग्राफी में अगला टॉपिक लेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, उनको भी शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ेंगे, ज़्यादा विस्तार से पढ़ने में कुछ है नहीं, क्योंकि जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल करवाए जा रहे हैं आपको कि यहाँ से चीज़ पूछी जाती है, ये पूछी जाती है, ये तरीका है पूछने का। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा भी होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। अगर आप इसको शेयर कर दोगे तो मेरा हौसला और भी बढ़ेगा, मुझे और ज़्यादा मेहनत करने का और ज़्यादा हौसला बढ़ेगा मेरा कि और ज़्यादा मेहनत की जाए, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार किया जाए। देखिए मेरा मकसद यही है कि आपको कामयाबी प्राप्त हो आपके एग्ज़ाम में,
आप मेरी क्लास में से, हर क्लास में से एक क्वेश्चन सही हो आपका एग्जाम में, यही मेरी तमन्ना है। तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।